आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं, वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग आ गई है। रहमतुल्लाह थोड़ा सा आंखें खोलकर कान खोलकर सोए न रहना। ये जो तुम सोए नशा करके आ जाते हो, पहले गौर से वीडियो देखना। वीडियो इजराइल फ़लस्तीन इशू अनटोल्ड स्टोरी ऑफ हमास। ये बड़ी रिकमेंडेड वीडियो थी मुझे, तो आज फिर मुझे किसी ने रिकमेंड की, मुझे फिर ये उठानी पड़ी। तो देखते हैं क्या अनटोल्ड स्टोरी, फिर देते हैं इस पर अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत से लोगों ने पूछा कि पिछले एक महीने 40 रोज़ में खामोशी की वजह क्या है, क्यों कोई वीडियो नहीं बनाई और बात नहीं की। तो मैंने उन्हें ये कहा कि हर टॉपिक के ऊपर इस दौरान जो भी हुआ, आवाम के अंदर एक डिस्कोर्स मौजूद है जिस पे वो बात कर रहे हैं, और मुझे कोई गैप बड़ा दिखाई नहीं दिया जिस पे आके मैं अपना एडिशन और इजाफा करूं, और ज़रूरत पेश नहीं आई। विटगेंस्टाइन ने कहा था ना कि वेयर ऑफ वन कैनॉट स्पीक वन मस्ट रिमेन साइलेंट। जहाँ पर आप बोल नहीं सकते वहाँ पर खामोश रहना बेहतर होता है, ना कि शोर में और नॉइज़ में इजाफा करें और जस्ट मेकिंग वीडियोस फॉर द सेक ऑफ मेकिंग वीडियोस। दूसरे तीसरे रोज़ आ जाएं या एक रोज़ में 3 बार आ जाएं गुफ्तगू करने के लिए। तो एंड गोल ये नहीं है कि पैसे कमाने हैं, ना एंड गोल ये है कि कंटेंट क्रिएट करना है और रोज़ आपके सामने आना है। एंड गोल ये है कि उससे किसी एक आइडिया को जो है वो एंडोर्स करना है और उस आइडिया को कंट्रीब्यूट करवाना है पब्लिक डिस्कोर्स के अंदर, ताकि लोगों का भी फ़ायदा हो और हमारा भी हो। तो अब बहुत से दिनों से जो है वो इसीलिए खामोशी इख्तियार रखी, लेकिन पिछले 5-6 रोज़ से रिपीटेडली एक नहीं, दो नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, सैकड़ों मैसेज आए हैं। और वो मैसेज आए हैं फ़लस्तीन और इसराइल के इशू के ऊपर, जो कि वहाँ पर एक जंग की कैफियत बन चुकी है। आपको मालूम है कि मैं डिस्करेज करता हूँ, एक्सट्रीमली डिस्करेज करता हूँ इस चीज़ को, कि कभी भी हमें पाकिस्तान के बाहर के मसाइल पे अपनी एनर्जी ज़ाया नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे बैकयार्ड के अंदर, हमारे अपने मुल्क के अंदर इतने गंभीर और बड़े मसाइल हैं कि हमारा किसी और कौम के मसले पे बात करना इज़ एन एब्सोल्यूट जोक। उसकी वजह यह है कि ये बनता ही नहीं है कि हम दुनिया में एडवोकेसी करते फिरें कि वहाँ पर ये होना चाहिए, यहाँ पर ये होना चाहिए, जब हमें खुद इंसाफ नहीं मिलता। जब इस नेशन के अंदर रह के मल्टीपल एथनिसिटीज़, चाहे वो बलोच हों, पश्तून हों, साउथ पंजाब के लोग हों, गिलगितीज़ हों, सिंधी हों, या सराइकी हों, या कोई और कौम हो, या कश्मीरी हों, वहाँ पर हुकूक नहीं मिलते, वहाँ पर FCR के टाइप के कवानीन अब तक राइज हैं, वहाँ पर अब तक इंटरनली डिस्प्लेस पर्सनस मौजूद हैं, वहाँ पे जबरी गुमशुदगियाँ होती हैं, वहाँ पीने का साफ़ पानी नहीं है, वहाँ बच्चों को पालने के लिए खुराक नहीं है, तालीम नहीं है। तो हमारा बनता नहीं है कि हम जाके दूसरों के मसाइल में टांग अड़ा के स्टांस लें और बताएं दुनिया को कि ये आपको करना चाहिए। लेकिन क्या करूँ, मजबूरी ये है कि पाकिस्तानी हेल बेंट हैं इस बात के ऊपर कि उन्होंने हमेशा बॉर्डर से बाहर देखना है, इसीलिए मजबूर होकर ये बात करनी पड़ती है। और वो इसीलिए कन्विंस्ड हैं क्योंकि 80 की दहाई से लेके PTV पे रोज़ शाम को आपको ये बताया गया कि आपके ज़िंदा रहने का सबसे बड़ा मकसद ये होना चाहिए कि फ़लस्तीन की जंग में प्रेवलेंट हो जाए मुस्लिम कम्युनिटी और कश्मीर की जंग में प्रेवलेंट हो जाए। मैं बेशक मानता हूँ कि इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू होनी चाहिए, लेकिन हमारे अपने मसाइल इस कदर अजीम हैं कि अगर हम बात करने लगे इन मामलात के ऊपर तो वो बिल्कुल ही डिस्करेज हो जाते हैं जो यहाँ पर हो रहा होता है। और एक इंजीनियरिंग ऑफ कंसेंट प्रैक्टिस किया है पाकिस्तान की रियासत ने दहाइयों से यहाँ पे, जिससे हर आदमी अनकॉन्शियसली उनके जो एजेंडाज हैं उनको लेकर आगे बढ़ता है, उसे इल्म भी नहीं होता। बहुत से मेरे सोशलिस्ट, मार्क्सिस्ट, इवन कुछ लिबरल दोस्त भी और प्रोग्रेसिव दोस्त भी पिछले 5-6 रोज़ से मैं देख रहा हूँ, कोई फ़र्क ही नहीं है जमात के और उनके नैरेटिव के अंदर, कोई फ़र्क नहीं है। वो इसलिए कि अनकॉन्शियसली वो स्टेट प्रोपेगेंडा जिसने आपको दहाइयों से बताया कि बलोच इंपॉर्टेंट नहीं है, पश्तून इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंधी इंपॉर्टेंट नहीं है, गिलगिती इंपॉर्टेंट नहीं है, सराइकी इंपॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंस जो है वो कश्मीर और फ़लस्तीन की उससे ज़्यादा है। तो वो बता बता कर, ज़ाहिरी बात है बहुत से लोग जिनके मुंह से कभी इन एथनिसिटीज़ के बारे में एक लफ्ज़ नहीं निकलता जो पाकिस्तान में होता है, जो पाकिस्तान में ख़वातीन के साथ होता है, लेकिन जैसे ही कोई मसला आलमी स्टेज पे खड़ा हो जाए, चाहे वो यूरोप में इस्लामोफोबिया का हो, अमेरिका में इस्लामोफोबिया का हो, इसके अलावा हिंदुस्तान में हो, या फिर वो फ़लस्तीन में हो, तो उस पर फ्रंट लाइन सोल्जर बन के सामने आ जाते हैं। बिकॉज अल्टीमेटली इंसान जो है वो इसी इंजीनियरिंग ऑफ कंसेंट का शिकार होकर कभी क्रिटिकली अपने आप को एवेल्यूएट नहीं करता। तो ये तो एक रैंट हो गई कि ये वीडियो बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई। इसीलिए पेश आई कि पाकिस्तानीज़ इन अ मैसिव नंबर आर टॉकिंग अबाउट दिस। अदरवाइज आई विल स्टिल से that no matter what worst is happening in Palestine and Israel as well, it is irrelevant to any Pakistani because Pakistanis are still living in a state of depravity। कुछ भी नहीं है यहाँ पर, तो इसीलिए हमें अपनी बात करनी चाहिए।
तो इस बार का मसला यहाँ से शुरू होता है कि 7 अक्टूबर की रात को हमास, जो कि मिलिटेंट आउटफिट है, पैलेस्तीन से ऑपरेट करती है, मेनली गाज़ा से, वो 4000 रॉकेट्स इसराइल पे फायर करते हैं, जहाँ पे आयरन डोम सिस्टम आपको पता है मौजूद है, जो कि दुनिया का सबसे जदीद एंटी मिसाइल जो है वो डिफेंस मैकेनिज्म है, वो भी फेल होता है। इसीलिए कि 4000 रॉकेट्स जब आएंगे तो मैल फंक्शन क्रिएट हो गया और बहुत से शहरी इलाकों के अंदर, बहुत से स्पेसेस के अंदर, पब्लिक स्पेसेस के अंदर वो गिरे और उसमें सिविलियंस की भी जानें गईं, सिक्योरिटी फोर्सेस की भी गईं। और ये सबसे बड़ा एक सरप्राइज़ कह सकते हैं रीसेंट हिस्ट्री के अंदर जो गाज़ा की स्ट्रिप से हमास ने दिया इसराइल को, जिसको ब्लिट्ज़क्रीग सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मन्स कहा करते थे, उसी नौयत का सरप्राइज़ था। और इस पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आया मोसाद की इंटेलिजेंस के ऊपर, जिसको कहा जाता है कि सबसे इंसाइटफुल और सबसे प्रोफाउंड सीक्रेट एजेंसी है दुनिया की, उसको भी इल्म नहीं हुआ। और ये सारा ऑपरेशन पहले प्लानिंग, उसके बाद में इंस्टॉलमेंट्स और तीसरी स्टेज यानी कि एग्जीक्यूशन पे चला गया, लेकिन मोसाद सोई रही, उसको इल्म नहीं हुआ और वो अब भी सोच रहे हैं कैसे हो सकता है। ठीक है, इसके बाद में एक रिस्पांस सामने आता है इसराइल का जो कि एब्सोल्युटली ब्रूटल है। ब्रूटल मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि हमास जो है वो एक मिलिटेंट आउटफिट है, लेकिन इसराइल एक स्टेट है और स्टेट जो है वो सर्टन लॉज की रिस्पेक्ट करती है। लेट्स से कि अगर तालिबान अफ़गानिस्तान की सरजमीन के ऊपर पाकिस्तानी फ़ौजियों के सर काट के फुटबॉल खेलते हैं उससे, तो हम उसके जवाब में पाकिस्तानी फ़ौजी तालिबान के सर काट के फुटबॉल नहीं खेल सकते। उसकी वजह यह है कि दे रिप्रेजेंट अ डेमोक्रेटिक कंट्री एट द एंड ऑफ द टाइम्स। वो ये नहीं है कि एक रोग स्टेट या फिर एक रोग मिलिशिया है जो कि कुछ भी करती फिरेगी, आर्सन करेगी, आग लगाएगी, जलाएगी लोगों को। तो इसीलिए जो इसराइल का रिस्पांस है वो मज़ीद क्वेश्चनेबल होता है कि अगर आप एक लेजिटिमेट कंट्री हैं, देयर कुड हैव बीन वेज टू डू थिंग्स राइट, लेकिन एक मैसिव नंबर के ऊपर रिटेलिएशन होती है आगे से, और उस रिटेलिएशन के नतीजे में बताया जा रहा है कि अब 2 हफ्ते का राशन बाकी रह गया है वहाँ पे, क्योंकि ब्लॉकेड कर रहे हैं चारों तरफ से। जो पावर स्टेशंस हैं जहाँ से बिजली पैदा होती है उसको डिस्ट्रॉय कर दी है, बिजली नहीं है। इसके अलावा फ्यूल ख़त्म हो गया है, फूड सप्लाईज नहीं जा रही। अब माइंड यू के यूएन लॉज के अंडर ब्लॉकेड करना जो है वो इलीगल है किसी भी स्टेट का। और वैसे तो इसराइल की जो ऑक्यूपेशन है वेस्ट बैंक के अंदर कुछ इलाकों में और गाज़ा स्ट्रिप के अराउंड जो इलाके हैं या सेटलमेंट्स जो उन्होंने बनाई हैं, वो भी यूएन रेजोल्यूशंस के अंडर जो हैं वो कम्प्लीटली इलीगल हैं। लेकिन आप कर क्यों नहीं कुछ सकते? बिकॉज वेन एवर यू ट्राई टू डू समथिंग अगेंस्ट देम, तो सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन के अगेंस्ट एक वीटो आता है अमेरिका का और सारी डिबेट 1.5 अरब मुसलमानों की ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से अब तक तकरीबन 2.5 लाख लोग जो हैं वो इंटरनली डिस्प्लेस हो चुके हैं, यानी कि वो आईडीपीज़ बन चुके हैं। इसके अलावा जो है वो 1000 घरों को इसराइल ने डिस्ट्रॉय कर दिया इस पॉइंट तक। और कहा यह जा रहा है, बेंजामिन नेतन्याहू ने भी ये बात की कि दिस इज़ एन एब्सोल्यूट वॉर एंड वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर राइट नाउ। और अब वो ग्राउंड फोर्सेस को भी मूव करवाने लगे हैं और 1000 फ़लस्तीनी अब तक मर चुका है, 1200 फ़लस्तीनी और तकरीबन 1300 इसराइली मर चुके हैं इस सारी जंग के अंदर। तो तकरीबन स्टेलमेट हुई है, इस कदर जाने गई हैं, ब्लड बाथ हो रहा है वहाँ पे और कोई कुछ कर नहीं सकता। बिकॉज देन अगेन सर्टन वेस्टर्न पावर्स आर बिहाइंड इसराइल एंड देन a lot of elements in the Muslim world also back whatever Hamas is doing, उसको भी सपोर्ट मिलती है। और वो कहाँ से मिलती है? वो यहाँ से मिलती है कि अभी जो इस्माइल हानिया यानी कि जो हमास का लीडर है वो मौजूद है कतर के अंदर और $360 मिलियन 2021 में कतर ने हमास को दिए, $360 मिलियन। ठीक है, अब उसका क्या किया होगा ये आपको इल्म है। ठीक है, इसके अलावा ईरान हर साल एक रिपोर्ट के मुताबिक $100 मिलियन हमास को देता है, रॉकेट्स देता है, और वो सारा का सारा इस्तेमाल कहाँ होता है? इसराइल के अगेंस्ट होता है। तो ये दोनों तरफ से, जिस तरह से एक्सिस और एलाइड फोर्सेस थी ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, ये उसी तरह है कि अब एलाइड के अंदर जो है वो पीछे अमेरिका है या पीछे फ्रांस होगा या और मुल्क होंगे जो इसराइल को मिलिटरली बैक करते हैं, और इस तरफ जो है वो ईरान है और कतर है और रशिया भी सपोर्ट करता है उनकी कॉज को, क्योंकि रशिया एंटी अमेरिका है इसीलिए। तो ये एक सिचुएशन आपको दिखाई दे रही है जिसमें ईंधन और जिसमें फ्यूल जो है वो लोकल पैलेस्टीनियंस बनते जा रहे हैं। 70 साल हो चुके हैं। और मैं क्यों 70 साल कह रहा हूँ, वो इसीलिए कि इतनी जंगें आपने लड़के देख लीं, लेकिन अगर कोई फ़र्क पड़ा है तो आप मुझे बता दें क्या फ़र्क पड़ा है, और मैं मान लूँगा कि इस तरह का जो वॉरफेयर है इससे कोई रिजल्ट पीस का निकल सकता है। 47 के अंदर, जिससे पहले 6 मिलियन ज्यूज़ हिटलर ने मारे और इनकी वहाँ से मूवमेंट भी शुरू हुई इसराइल की तरफ,
जो कि पैलेस्टीनियन टेरिटरी थी उस टाइम के ऊपर, यूके के अंडर एडमिनिस्ट्रेशन थी, तो 47 में यूके एग्जिट कर देता है उसको। उससे पहले के दौर में यूके से पहले ऑटोमन्स का कब्जा था वहाँ पे। तो उनके जाने के बाद इसराइल अरब वॉर होती है जिसमें इसराइल जीत जाता है, ठीक है, लिबरेशन वॉर जिसको कहते हैं 48 की। उसके बाद में 67 में दोबारा अरब कंट्रीज इकट्ठे होते हैं, इजिप्ट, जॉर्डन, इराक इकट्ठे होकर इसराइल पे हमला करते हैं और इसराइल भी रिटेलिएट करता है, फिर भी कुछ नहीं हो सकता, इसराइल फिर जीत जाता है। दूसरी दफ़ा इसराइल जीतता है इस जंग के अंदर। 73 में योम किपुर वॉर होती है, विच इज़ वन ऑफ द होलीएस्ट नाइट्स इन द कैलेंडर ऑफ ज्यूज़, और वो इसीलिए कि जिस तरह हमारा 27वीं रमज़ान है इसी तरह उनका ये होगा। उसकी रात को वहाँ पे हमला करते हैं, कुछ नहीं हो पाता। इवन जॉर्डन की तो एयरफोर्स डिस्ट्रॉय हो जाती है, पहले भी बता चुका हूँ मैं। तो 3-4 दफ़ा ये जंगें लड़ी। इसके बाद में मल्टीपल टाइम्स जो है वो इंतफादाज हुए। इंतफादा क्या है? अपराइजिंग्स, जो कि पैलेस्तीन के अंदर गाज़ा स्ट्रिप के ऊपर या दीगर जगहों पे हुई, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, 1 इंच ज़मीन वापस नहीं मिली। तो अब भी एक वैसी एफ़र्ट है और हर एफ़र्ट के बाद हज़ारों की तादाद में फ़लस्तीनी मरते हैं और कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो पाती। तो क्या आप मुझे बताएं ये सलूशन है? ये सलूशन है कि क्या आम आदमियों को, आम शहरियों को मरवाई जाना है कि एक जाइंट को जाके सोए हुए को उठा के मार के भाग के वापस आएंगे? तो वो किसको मारेगा बाद में? और वो भी ऐसा जाइंट जो किसी लॉ को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, यूएन रेजोल्यूशंस को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, सेटलमेंट्स जो हैं वहाँ पे लेजिटिमेट बनाई हुई हैं उसको रिवर्स नहीं कर रहा। वहाँ पे जो न्यूक्स उनके पास हैं वो भी आप देख लीजिए, एनपीटी सिग्नेटरी नहीं है, वो भी, हम भी नहीं है वैसे तो, हिंदुस्तान भी नहीं है, लेकिन वो भी नहीं है। तो ये चीज़ है कि इस सारी एक्सरसाइज का रिज़ल्ट अगर आपने पिछले 70 साल में कोई देखा है तो मुझे ज़रूर बताइए, ताकि मैं एडवोकेट करूं इस वॉर को जो कि वहाँ पे हो रही है। और एक बड़ा मसला, खैर हमारी कंट्रीब्यूशन तो कभी कोई नहीं रही, हमारी कंट्रीब्यूशन तो सिर्फ कीबोर्ड वॉरियर बन के लोगों को गालियाँ देनी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। हाँ, एक कंट्रीब्यूशन याद आ गई कि 60s की जो जॉर्डन पैलेस्टीनियन वॉर थी ना, उसमें एक हमने ब्रिगेडियर ज़ियाउल हक नाम का आदमी वहाँ भेजा था, जिसने वहाँ जाके तकरीबन 25,000 फ़लस्तीनियों को काट के रख दिया था, जिसकी वजह से उसको बुचर ऑफ पैलेस्तीन कहा करते थे। और वहाँ के लोकल कमांडर्स ने उसका कोर्ट मार्शल करने का जो है वो रिकमेंडेशन दे के उसको वापस भेजा, और हमने उसको एक बड़े ओहदे पे लगा के यहाँ पे दोबारा से फ़ौज में ले आए, और बाद में वो चीफ बना, फिर उसने कू किया, भुट्टो को लटकाया, प्रेसिडेंट बन गया। तो हमने 25,000 फ़लस्तीनी मारने के अलावा आज तक उनके लिए कुछ नहीं किया, ठीक है। लेकिन हमारा सबसे बड़ी आवाज़ हमारी होती है, हालांकि अपने बैकयार्ड में 250 फ़लस्तीन बने हुए हैं, उसका इल्म ही नहीं है। तो करें बात इस पर, मैं भी नॉइज़ में इजाफा करने आया हूँ आज, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो एक बड़ा मसला जिसको देखकर मुझे लगता है कि इस इशू पे थोड़ी बात करनी बनती भी थी, वो यही था कि हमास को लेके जो पाकिस्तान के अंदर और मुस्लिम कम्युनिटीज़ में सपोर्ट मिलती है वो बड़ी हैरान कुन सपोर्ट है। और वो हैरान कुन सपोर्ट किस वजह से है? वो इसीलिए है कि मल्टीपल एविडेंस इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि हमास को बनाने में इसराइल का हाथ था। अब आप हैरान हो जाएंगे ये किस तरह की बात कर रहा है, फतवेबाजी भी होगी, रिस्पांस वीडियोस भी बनेगी मेरे ऊपर, लेकिन मैं क्या करूं, ये वो चीज़ है जो बतानी पड़ेगी ना आपको, ताकि कोई कॉन्टेक्स्ट बन सके। आप मुझे ये बताइए कि जब भी पीस होगा तो पीस के नतीजे में, 2 स्टेट सोल्यूशन के नतीजे में इसराइल मज़ीद टेरिटरी तो नहीं ले सकता फ़लस्तीन के अंदर, तो फिर उसे क्या करना पड़ेगा? उसे वहाँ पर एक मॉन्स्टर चाहिए जो कि बार बार उसको इस तरह से इंस्टिगेट और प्रोवोक करता रहे और वो मज़ीद अंदर घुसता जाए। उसे एक जवाज़ चाहिए आम फ़लस्तीनियों का खून बहाने के लिए और वहाँ काबिज़ होने के लिए, और वो जवाज़ का नाम है हमास। और ये आपको लग रहा है कि मैं अगर कंस्पिरेसी थेरी पका रहा हूँ बैठ के, जो पाकिस्तान का बड़ा फेवरेट स्पोर्ट है ना कंस्पिरेसीज़ बनाना, कि इसके पीछे कोई आलमी साजिश होगी, तो ये भी सुन लें कि इसके पीछे एविडेंस असल में क्या मिलता है। तो इससे पहले कि हम हमास को इसलिए सपोर्ट करें कि वो फ़लस्तीन की आवाज़ है, पहले ये पूछ तो लें कि क्या वो फ़लस्तीन के लोगों को रिप्रेजेंट करती है या नहीं। जिस तरह हमने तालिबान के बारे में नहीं पूछा कि आया तालिबान एक आम अफ़गान के नुमाइंदा हैं या नहीं हैं, और हमने ये मान लिया कि अफ़गानिस्तान में जो हुकूमत आ चुकी है वो आवाम की खुशनुदी से आई है, इसी तरह हमने गाज़ा के अंदर हमास की हुकूमत को अनडिस्प्यूटेड मान लिया, जो कि गलत है। किस तरह गलत है वो आपको बता देता हूँ कि अभी रिसेंटली एक सर्वे जो कि सामने आया पैलेस्टीनियन सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च जून 2023 के अंदर, उसने ये डाटा रिवील किया कि ओनली 31% पैलेस्टीनियंस बिलीव दैट हमास शुड रिप्रेजेंट देम। सिर्फ 31% फ़लस्तीनी ये कहते हैं कि हमास उनको, उनकी नुमाइंदगी करती है। 69% इससे डिसएग्री करते हैं। तो मेजॉरिटी कहाँ है आप बताइए?
बेशक वहाँ से वो इलेक्शन जीतते हैं, लेकिन क्या वहाँ पर कोई और ऑप्शन है? उनका वेलफेयर वर्क का एक इतना बड़ा नेटवर्क है कि उसके अलावा आप चल नहीं सकते वहाँ पे, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि आपने जो पैलेस्टीनियंस इज़ इक्वल टू हमास किया हुआ है ना, ज़रा इस पर थोड़ा सा पढ़ के देख लें, उसके बाद में ट्विटर पे आके शोर मचाइएगा और चीखिएगा, ठीक है, नंबर 1। दूसरी बात ये है कि PLO जो पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो फतह पार्टी भी जिसको कहते हैं, वो थोड़ी खैर मुख्तलिफ है उससे। यासर अराफात भी इस पार्टी का हिस्सा रहे और वो पीस अकॉर्ड्स का हिस्सा बनते रहे। 90s के अंदर PLO ने जाकर इसराइल को तस्लीम किया और ये कहा कि ठीक है, जितना कंट्रोल उनका है वो उनका है और वेस्ट बैंक के अंदर जो है वो हमारा कंट्रोल होगा। और ये 2 स्टेट सोल्यूशन वाली जो चीज़ थी ना, इसको काउंटर करना था। अगर इसराइल ने मज़ीद घुसना है फ़लस्तीन के अंदर तो उनको एक जवाज़ चाहिए वहाँ पर मौजूद जो कि उनके ख़िलाफ़ टेररिज्म करे, और वो जवाज़ था हमास। क्योंकि अगर 2 स्टेट सोल्यूशन निकलता है तो इसराइल मज़ीद सेटलमेंट तो नहीं बना सकता ना, इसीलिए उनको वहाँ पे जंग की हालत पैदा करने वाला एक मॉन्स्टर चाहिए ताकि वो खुद मॉन्स्टर बन सकें उससे बड़ा। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका ने तालिबान को क्रिएट किया और बाद में वही तालिबान अमेरिका के ख़िलाफ़ हो गए, उसी तरह बिल्कुल उस मॉडल के ऊपर इसराइल ने सपोर्ट किया हमास से पहले जो वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन मौजूद थी उसके राइज़ को। और ये ख़ुद इसराइल के अपने बहुत से ऑफिशियल्स मान चुके हैं, जिनके नाम मैं आपको कोट कर देता हूँ। ब्रिगेडियर जनरल यिट्ज़ैक सेगेव जिसका नाम है, जो कि इसराइल के मिलिट्री गवर्नर थे गाज़ा के अंदर, उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया है, अगर आप सर्च कीजिए तो इसमें उन्होंने कन्फेस किया है कि हमने फ़लस्तीन के अंदर जो इस्लामिस्ट मूवमेंट थी वो PLO को निगेट करने के लिए, PLO के ख़िलाफ़ खड़ी करने के लिए उसको फाइनेंस किया, फंड दिया। तो PLO दर्द सर इसलिए बन चुका था क्योंकि वो सेकुलर नेशनलिज्म पे बेस्ड था, वो एंटी सेमिटिज़म नहीं फैला रहे थे, इसीलिए वेस्ट को भी इतनी अपीलिंग नहीं लगी उनकी तहरीक के इसके ख़िलाफ़ बोलना चाहिए। इसके अलावा वो डॉक्यूमेंटेशन में सलूशन कर रहे थे, वो जंग लगाने के हामी नहीं थे, तो उससे तो हल निकल आता, इसराइल को डिफीट हो जाती। इसीलिए उन्होंने कोई ना कोई ऐसी आउटफिट क्रिएट करनी थी जो उनको जवाज़ दे घुस के बमबारी करने का, बिल्डिंग्स तोड़ने का, बच्चों को मारने का, सेटलमेंट बनाने का। तो उन्होंने PLO के अगेंस्ट हमास को खड़ा किया और बहुत से लोग पाकिस्तान में यासर अराफात को सैल्यूट करते हैं, हमास को भी सैल्यूट करते हैं। शर्म आनी चाहिए उनको, थोड़ी तारीख पढ़ लें। यासर अराफात ने अपने मुंह से कहा है कोट एंड कोट कि हमास इज़ द क्रिएशन ऑफ इसराइल। तो वो अपने मुंह से एक बात कर रहा है, लेकिन आपको वो भी पसंद है, हमास भी पसंद है। बिस्मिल्लाह, मतलब क्या बात है यार, सुभान अल्लाह। इससे बड़ा फिनोमिना क्या हो सकता है ऑक्सीमोरॉनिक और एटीट्यूड का, कि आप दो ऑपोजिट्स को एक साथ सपोर्ट करें, ठीक है। इसके अलावा एक और कोट कर देता हूं आपको, यासर अराफात और जनरल यिट्ज़ैक की मैंने स्टेटमेंट तो आपको कोट कर दी है। इसके अलावा जो एक एवनर कोहन के नाम से एक शख्स हैं जो कि इसराइल के ऑफिशियल हैं, और उन्होंने ये बयान दिया कि हमास इज़ इसराइल्स क्रिएशन, और गाज़ा में 70s और 80s के दौरान हमने उनके राइज को फैसिलिटेट किया और सपोर्ट किया सेकुलर नेशनलिज्म के अगेंस्ट। अब आप सोचेंगे कि सेकुलर नेशनलिज्म क्यों ज़्यादा ख़तरनाक था फ़लस्तीन के अंदर अगेंस्ट रिलीजियस नेशनलिज्म। वो इसीलिए कि सेकुलरिटी जो होती है ना, वो होमलैंड की स्ट्रगल होती है, जबकि जो यहाँ पर इस तरह की आउटफिट्स हैं, हमास की तरह की, तालिबान की तरह की, दाइश की तरह की, वो दुनिया को कन्फाइन नहीं करते नेशनैलिटीज़ के अंदर, इंटरनेशनलिज्म का चूरन भी बेचते हैं। इसीलिए पाकिस्तान के अंदर भी ये नॉम चॉम्स्की ने कहा था ना कि थर्ड वर्ल्ड में वेस्ट ने क्यों सेकुलर नेशनलिज्म को डिस्करेज किया और रिलीजियस नेशनलिज्म फैलाया, इसीलिए कि अगर उनके मुल्कों से वसाइल लूटे जा रहे हो तो उनको ये फिक्र नहीं होगी कि यहाँ जुल्म हो रहा है, वो सोचेंगे फ़लस्तीन का और कश्मीर का और शाम का और इराक का। तो इसीलिए उस जो जहाँ पर सेकुलर नेशनलिज्म की स्ट्रगल्स होती हैं वहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन करना बहुत मुश्किल होता है। तो PLO को तोड़ने के लिए हमास खड़े करने में इसराइल का हाथ था। अब आप ज़रा बताएं मुझे कि अब हमास को कैसे सपोर्ट करना है इसराइल के ख़िलाफ़। और दूसरी चीज़ ये है कि जब भी हमास यहाँ पे इलेक्शन जीतती है गाज़ा स्ट्रिप पे, 85% बजट मिसाइल ख़रीदने में लगा देती है, बच्चे भूखे मर रहे होते हैं। आपको पता है अब भी अमेरिकन और UN फंडिंग के ऊपर गाज़ा के बच्चे स्कूल जाते हैं और रोटी खाते हैं, और जो उनका अपना टैक्स होता है उससे हमास जो है वो मिसाइल ख़रीद के चढ़ जाती है इसराइल के ऊपर और उनको जवाज़ देती है आके बच्चों को मारने का। अब आप कहेंगे कि डैमेजेस तो बहुत ज़्यादा होते हैं इसराइल की तरफ से फ़लस्तीन के अंदर,
तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि हमास जो है वो ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव फोर्स है? तो वो इसीलिए कि जितनी उनकी कैपेसिटी है वो तो वो कर देते हैं ना। अब स्टेट ऑफ इसराइल जो कि न्यूक्लियर आर्म्ड है उतना डैमेज तो नहीं कर सकते वहाँ पे, तो इसीलिए जितना डैमेज करते हैं ये कहना कि ये कम है वो ज़्यादा है, नहीं, ये प्रॉपर कैपेसिटी के ऊपर है। वो 10 स्पोक ज़ाराथुस्त्रा में नीचा ने कहा था ना कि वेरली आई हैव ऑफन लॉफ्ट एट द वीकलिंग्स हु थिंक देमसेल्व्स गुड बिकॉज दे हैव नो क्लॉज, कि जिसके पंजे नहीं हैं मैंने अक्सर देखा कि वो अपने आप को अच्छा कह रहे होते हैं, लेकिन असल बात तो ये है कि उनके पंजे नहीं हैं, इसीलिए वो अटैक नहीं कर सकते किसी को, और वो वीकनेस को अच्छाई बयान कर रहे होते हैं। तो जितने हमास के पंजे हैं उतना वो गाड़ लेता है इसराइल में, और आगे से जितने इसराइल के पंजे हैं वो उतना गाड़ के आपको दिखा देता है। तो फ़र्क क्या है दोनों में? कोई भी नहीं। फ़लस्तीनी बच्चों के मुस्तकबिल के ख़िलाफ़ जितना इसराइल है उतना ही हमास है, क्योंकि वो किताब छीन के बंदूक पकड़ाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि वायलेशंस उस तरफ से नहीं होती, जितनी भी वायलेशंस होती हैं उसका आंसर जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ साइंस और तालीम और तरक्की के मैदान में देना पड़ेगा। पूरी मुस्लिम वर्ल्ड का एक मसला है, अपने एनिमीज़ को बंदूक के ज़ोर पे, तलवार के ज़ोर पे हराने के वही 8वीं सदी के ख्वाब देख रहे हैं। इनोवेशन से, कंपटीशन से लड़ना नहीं आता। चीन किस तरह हरा रहा है अमेरिका को? बंदूक तान के। जापान पे, हिरोशिमा पे बॉम्ब मार दिया अमेरिका ने। क्या कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनी जापान में जो उठ के वॉशिंगटन पे हमलावर हो गई? कंपटीशन से साथ खड़े हुए हैं, आज उनके बराबर खड़े हो रहे हैं। हिंदुस्तान किस तरह चीन से बदला ले रहा है? क्या कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाई जो जाके जो है वो बीजिंग के अंदर बम से अपने आप को उड़ाती फिर रही है? कंपटीशन से। कंपटीशन नहीं सीखते, और वहाँ पर इसराइल को अगर आप मात देंगे तो वो मुस्लिम उम्मा की फतह है, वो फतह है फ़लस्तीनी बच्चों की और वहाँ पे माओं की और बहनों की और बेटियों की। तो इसराइल को अगर आपने शिकस्त देनी है तो ये जो कंट्रीज़ जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, जिसमें कतर है, जिसमें ईरान है, इनको चाहिए कि ये बंदूकें ख़रीदने के लिए नहीं बल्कि किताबें देने के लिए फ़ंडिंग करें फ़लस्तीनियों को, उनको साइंटिस्ट बनाएं, डॉक्टर बनाएं, रिसर्चर बनाएं, उसके बाद में हमले करें जाके इसराइल के ऊपर, क्योंकि आप तो अपने मुल्कों में महफूज हैं लेकिन बच्चे उनके मर रहे हैं। इस वक्त दुनिया के अंदर हाईएस्ट नंबर ऑफ रिसर्चर्स एंड साइंटिस्ट जो पर 1000 एम्प्लॉयज़ है, यानी कि 1000 सरकारी मुलाजमीन में सबसे बड़ा नंबर दुनिया में साइंटिस्ट का जो है वो इसराइल में है, 140 साइंटिस्ट पर 1000 पीपल। कतर और ईरान से ये मुतालबा है कि इस तरह का मुकाबला करके दिखाएं ना इसराइल का, तब समझ आती है कि आप वाकई चाहते हैं खुशनुदी फ़लस्तीनियों की। इसके अलावा 6 नोबेल प्राइज़ हैं केमिस्ट्री के अंदर, 6 नोबेल प्राइजेस, इसमें से एक लेके दिखा दें या तो, अगर वाकई लड़ना है उनसे। इसके अलावा आपको पता है कि तमाम मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ के अंदर, बेशक वो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ हों, सॉफ्टवेयर्स हों, वो फार्मास्यूटिकल की इंडस्ट्री हो, वो जो है वो वाटर फिल्ट्रेशन के प्लांट्स हों, वो अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज हों, उसमें इसराइल दुनिया में टॉप पे खड़ा हुआ है। स्पेस साइंसेस में टॉप पे खड़ा हुआ है। तो अगर आपने लड़ना है, पाकिस्तानियों के लिए भी यही मैसेज है कि अगर आपने लड़ना है अपने एनिमीज से तो वो इस मैदान में लड़ना पड़ेगा। अगर आप एक सेन आदमी हैं तो आप ना इसराइल को सपोर्ट कर सकते हैं ना हमास को, इसमें से किसी एक को भी आपने चूज़ किया, यू हैव लॉस्ट एज अ थिंकर, एज अ पर्सन, एज अ कंप्लीट इंडिविजुअल। क्योंकि अगर आपने इसमें से एक साइड पिक कर ली तो यू हैव गिवन योर सेल्फ अप टू द स्टेट प्रोपेगेंडा जो 80 से चल रहा है। इसीलिए सोचना ये पड़ेगा कि बेटर सेंस हैज़ टू प्रिवेल। अपने मुल्क के पहली बात तो ये, पहला मैसेज तो ये, अपने मुल्क के अंदर फ़लस्तीन पहले ख़त्म कर लें जो 5-6 बने हुए हैं, उसके बाद परवाह कीजिए। दूसरी बात, जो टेररिस्ट सिंपथाइज़र है वो चाहे इस तरफ है या उस तरफ है, दोनों को डिस्करेज करें। तीसरी बात, वॉर नहीं कंपटीशन को जो है वो सपोर्ट करें। चौथी बात, अगर किसी एनिमी को हराना है तो वो मॉडर्न दुनिया में अल्टरनेटिव तरीक़ों से करना पड़ेगा और उसके लिए सैनिटी हैज़ टू प्रिवेल। बाइनरी थिंकिंग नहीं चल सकती, और आपने तारीख़ पढ़े बगैर अगर कोई राय देनी है तो वो राय मोस्ट प्रॉबेबली गलत ही होगी। थैंक यू। वीडियो होगी ख़त्म। इसमें एक जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था वो अभी भी क्लियर है। उस पर मुजम्मल इसका नाम है, इसका क्या नाम है, मुजम्मल शाह आई थिंक इसका नाम है, सैयद मुजम्मल है या जो भी है, इसने भी ये कहा, इसने क्लियर कट कहा, हमास के बाद में बात करूंगा
जो लोग सर बार बार कह रहे हैं कि वो स्पोर्ट वो नहीं कहते सर, इंडियन कहते हैं, बल्कि जो है अपना मोदी साहब ने तो टेरर अटैक कर दिया, उस पर डिटेल में बाद में करें। अब जो इंडियन या स्पेशल लोग सर कहते हैं हर वीडियो में हमास टेररिस्ट है, और जो इजराइल है वो उनकी मतलब 2 नेशन है, मतलब 2 स्टेट थ्योरी। इस मुजम्मल ने भी कहा, क्योंकि ये इंडिया में बहुत पॉपुलर है, ये जो है ना मुजम्मल, ये इंडिया में बड़ा पॉपुलर है क्योंकि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करता है। इसकी बातें काफ़ी मुझे मतलब ना अच्छी भी लगी हैं। कई बातों से मैं इख्तलाफ भी कर सकता हूँ, लेकिन इसकी अक्सर बातें अच्छी लगती हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता है, ये डर नहीं रखता किसी का, ये चीज़ इसकी अच्छी लगती है। और इसने ये चीज़ खुद एक्सेप्ट की, इसने भी। अब जिस भाई इंडिया ने ये मुझे सेंड की, उसको ये भी चीज़ का पता होना चाहिए कि ये बोल क्या रहा है। ये बोल रहा है कि जब हिटलर ने फेंटी लगाई थी यहूदियों को, जब होलोकॉस्ट हुआ था, आई थिंक लाखों, सैकड़ों भी नहीं, हज़ारों भी, लाखों यहूदियों को गले काटे थे, तब यूके ने उन यहूदियों को आकर इधर बसाया था। मतलब पहले यहूदी नहीं थे। अब मेरे भाई जो ये कहेंगे कि आपके कुरान में ये लिखा है कि उधर यहूदी मौजूद थे, उनको क्यों निकाला, तो मेरे भाई मेरा मासूमाना सवाल, वो कब की बात है? ठीक है, मैं मानता हूँ यहूदी होंगे इधर, यानी कि आज से 1400 साल पहले की बात है। ठीक है, दे दो उनको मुल्क, मान लेता हूँ। फिर उस 1400 साल के हिसाब से तमाम दुनिया को तकसीम कर दो, यूएन हो जाए भाड़ में, यूएन चढ़े हमारे ठींगे पर, आप जो समझे वो भी ठीक है, ठीक है ना। फिर दे दो उनको 1400 साल पुरानी, पूरी दुनिया की तकसीम उसी तरह करो। हाँ, इससे मजीद पीछे जाते हैं कुछ लोग, 2000 साल पुराना मैप मुझे भेजते हैं कभी कभी, ठीक है, उस मैप के हिसाब से दे दो, मैं तो इस हक में हूँ। फिर पूरी दुनिया की तकसीम ऐसे करो यार, अगर मेरा पॉइंट वैलिड नहीं है तो फिर मुझे बताओ। या आप कहते हैं कि फिलिस्तीनियों इसराइलियों की ये ज़मीन थी, ठीक है, दे दो सबको, फिर उस लिहाज से दो, जहाँ जहाँ थे, या उनको देते हो तो सबको दो। फिर भाई ये फिर डबल स्टैंडर्ड ना करो यार। मैं तो सिंपल सी बात करता हूँ, मैं तो कहता हूँ हो ऐसे तकसीम, ठीक हो गया। अब कई ऐसे कंट्रीज हैं जो पहले नहीं थे, जिस तरह रशिया टूटा, आई थिंक 10 से 15 कंट्रीज, 10-15 कंट्रीज बनी हैं। अब वो क्यों बनी हैं? उनको फिर रशिया को वो दो सारी, देते नहीं हो, उस पर क्यों खामोश हो? वो तो रशिया था, यूएसएसआर था, क्यों नहीं देते भाई मेरे? वो रशिया भी आपका दोस्त है, कहो ना कि हम अगेंस्ट जाते हैं तमाम कंट्री के, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान जितने भी हैं ये, उनके अगेंस्ट जाओ और कहो कि हम रशिया चाहते हैं कि ये यूएसएसआर का दोबारा हिस्सा बने, यूएसएसआर था पहले सारा। यार कैसी डबल स्टैंडर्ड बातें करते हो? ज़्यादा दूर ना जाओ, ये 1980s की बात है, आई थिंक 1970s 80s की बात है, वो तो चलो 1400 साल पुरानी बात है। आपको 2 रशिया को सारा यूएसएसआर बनाओ, फिर इससे थोड़ा सा और पीछे जाओ, 2 भूटान इंडिया में लेकर आओ, भारत में, महाभारत है या जो भी है उसमें लेकर आओ, श्रीलंका लेकर आओ, नेपाल लेकर आओ, करो तकसीम यार। कुछ करते क्यों नहीं हो? अगर मेरी बातें आपको जरूर चुभेगी, लेकिन बात मुझे लगता है कि मैं ठीक कर रहा हूँ। आप जिस तरह का यूसुफ जो भी वो इजराइलियों का था, आज से 1400 साल पहले आपके कुरान में आ गया, आज से 2000 साल पहले मुझे मैप भेज देते हैं, ठीक है करो। फिर आप ज़्यादा दूर क्यों जाते हैं? 1970s 80s में चले जाओ, यूएसएसआर बना दो मुझे, बात खत्म। जो झगड़ा हो रहा अभी उसका मतलब ये है कि आपने रूल्स फॉलो करने हैं, ठीक है। ये भी पैदा हुआ है, इजराइल नाम का कोई मुल्क नहीं था, और ना यहाँ यहूदी थे। हिटलर के बारे में कोई नहीं बोलता, वो जी वो तानाशाह था, उसने कौन सा गलत किया है? वेल एंड गुड, आप तो बोर्ड लगा के सर्टिफिकेट दे 60 लाख लोग मार दो और अपना नाम रख लो तानाशाह, जो मर्जी फिर करो, मार को उनको, मार कोई दो। कहने वाला भी नहीं। मतलब कि अगर पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान किसी दूसरी कंट्री में, मैं मिसाल देता हूँ, ऐसा होगा नहीं लेकिन मिसाल ले रहे, हाँ बड़ी फिट आ गई मिसाल यार, अफगानी है, लाखों अफगानी है, 16-20
15-20 लाख अफगानी है पाकिस्तान में, ज्यादा हो सकता है ज़्यादा भी हो। उनको पाकिस्तान सबको मार देता है, हालांकि वो मुल्क भी नहीं है इनका, सबको मार देता है। और ऊपर से नाम लिखा था ये कोई दहशतगर्दी थोड़ी है, ये तो तानाशाही है। यार मेरी ये बातें इस भेजे में नहीं आ रही। हिटलर टेररिस्ट नहीं है, उसने सही किया, उसने तानाशाही की, होलोकॉस्ट किया, यूएसएसआर टूटा, उसके 10-15 मुल्क बने, वो ठीक है भाई, वो बन गए क्या है। यहूदियों को बस ये कह दो, साबित करवा दो इंडिया वालों कि यहूदियों का यह देश है, बस मानना नहीं है आपने। पता नहीं यार, आप कोई इन कुत्तों से इतनी क्यों हमदर्दी है आपका, पता नहीं उन्होंने क्या किया। फिर भी देख रहे कि मुस्लिम और मेरी बात सुन, दोस्त अपनी जगह ठीक है। मैं अक्सर जुमला बोलता हूँ, बस जहाँ मफाद हो, चाहे वो जालिम हो सामने, मफाद हो आपके, चाहे जालिम हो सामने, आपने जालिम की तरफ ही जाना है, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे ये दुनिया कानून है। जो पानी के चढ़ाव है ना, या पानी का बहाव जो है, पानी का बहाव वो सिर्फ निचली सतह की तरफ ही जाता है, ऊपरी सतह की तरफ नहीं जाता। ये सेम कंडीशन, ये कानून है फितरत का। अच्छा भाई, आपकी बातें जो आपने की हैं, इससे थोड़ी सी हट के बात करना चाहूँगा कि ये जो सैयद मुजम्मल भाई हैं, उन्होंने ये कहा है कि मैं तो बड़ा हैरान हूँ और उस वक्त से यही बात सोच रहा हूँ कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये बात सच तो नहीं है जो उसने कहा है कि भाई जो हमास है ना, असल में बनाने वाला मेरी भी ये सोच कभी कभी ठनकती है, इस तरह आता है। लेकिन हाँ, मुझे भी लगता है कि जो हमास ने किया है ना, आगे से इतना रिटेलिएट नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। मोसाद नंबर 1 एजेंसी है, इंटेलिजेंट, उनको कैसे पता नहीं चला। बॉर्डर, कोई आपके बॉर्डर पे आता है, पता भी है दुश्मन वायर है वो काट के अंदर चला जाता है, मोटरसाइकिल पे जाते हैं, पैराग्लाइडर्स के जरिए जाते हैं, तो आपको पता नहीं है, आपकी सिक्योरिटी जो वहां पे फौजी आपके वो मारे जाते हैं, और मोसाद जो नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी है उसको पता ही नहीं है। ये प्री प्लान लगता कुछ भाई इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ मुजम्मल भाई की। मुजम्मल भाई ने ये कहा है कि ये भाई अगर उसके पास कोई जवाब नहीं होगा ना इजराइल के पास, तो वो हमला कैसे करेगा, वो उसका जो बकाया का हिस्सा है फलस्तीन का वो कैसे हड़प करेगा। हाँ जी, एक और बात आ गई, ब्रूटैलिटी का लफ्ज बोला है इस मुजम्मल ने कि ब्रूटल है इजराइली। अब सोचो ये काम बात मैंने ये अंदाजा लगाया कि इजराइल अब पूरा फलस्तीन हड़प करेगा, कर चुका, करेगा, जो बाकी 20% रह गया, 20-30% बाकी बचा है वो भी सारा निकल जाएगा। मतलब उसका मेन मकसद ये जो वार उसने स्टार्ट किया ना, ये सिर्फ की उसने। और यार ये इस तरह की बात है ना, कुत्ता है ना, कुत्ता उसको जब हड्डी नजर आती है तो उसके लिए वो बड़े हीले बहाने करता है। मतलब अगर वो हड्डी मालिक के पास हो ना तो वो दुमदुमाता है, मतलब कई करतब करता है, उसको फिर जो भी करना पड़े वो हड्डी उसको चाहिए। और दूसरी बात ये हाल है इजराइल। दूसरी बात ये है कि जो यूएनओ एक बड़ा कह लें कि इदारा है जो बड़ा बड़बड़ाता है जहाँ कुछ भी नहीं हो जाए, खास करके जो मुसलमानों के मुल्क है वहां पे कुछ ऐसा वैसा हो तो बड़ा बढ़ चढ़ कर आता है। अब उसको कहाँ पे मौत पड़ गई है अब कोई बयान नहीं देता, सिर्फ उसने यही एक जुमला बोला है कि जो बिजली है वहां पे खुराक जो बंद की गई है उसकी वजह से मुझे तशवीश है कि लोगों के साथ कुछ ऐसा। मैं इस चीज को मानता हूँ, जो हमारे थे जनरल ज़िया, उसने भी नस्लकुशी की है फलस्तीन में जाकर। हाँ जी, क्योंकि उधर थे ज्यादा थे शिया और ये थे अहले सुन्नत, यानी कि इनके पैरोकार थे, मानने वाले थे आई थिंक, और इनको सपोर्ट थी पीछे से सऊदी अरब की, और उन शियाओं की को सपोर्ट थी। आपको लगता है कि उन्होंने पैसे लेकर ये कत्ल वारत इस तरह के सिलसिले बाद में फिर भाई ये बना भी पाकिस्तान के वजीर सदर, मतलब है कि ये डॉलर और रियाल शुरू से चल रहा है भाई। उसने अगर ये किया, अगर तो उसने ये किया बगैर किसी वजह, बगैर किसी जुल्म, मतलब ज्यादती के, उसके पर कोई ज्यादती नहीं, या कोई भी उनका कोई कसूर नहीं था, अगर उनका कसूर है तो उसने जुल्म किया, उसने जुल्म किया। अगर उसने एक बेगुनाह को कत्ल करना पूरी इंसानियत को कत्ल करने के बराबर है, लेकिन अगर उनका कोई कसूर नहीं था, उनका कोई गुनाह नहीं था, तो ये जो इतने भी इसने कत्ल किए रहमतुल्लाह को थोड़ा सा बोलने का मौका दो। वो
मुस्लिम थे, शिया सुन्नी बाद का मसला है, ये अकीदा है, ये कोई मजहब नहीं है। हाँ इंसान तो थे ना भाई, यहाँ इंसान सब नहीं, इंसान तो भी थे। थे, वो मजहब भी छोड़ दो यार, इंसान तो थे। बिल्कुल इंसान भी थे यार। यार इतनी ज्यादा। बगैरत हमारे जनरल शुरू से हमें पता ही नहीं था। हमें यकीन करें, हैरानगी होती है कि हमने यार क्या मानते थे अपने जनरल को, अपनी आर्मी को, तो ये निकली क्या है। और दिन ब दिन हमारी इमेज जो उनकी आर्मी की इमेज है वो हमारे जिम्मे बहुत गंदी वो हो सही गई है। बनाना जानते हैं, सही बना भी रहे। अब हमारी पाकिस्तानी अवाम क्या कह रही है, मैं अब किसी कहीं बैठा था, कहीं अखबार पढ़ रहा था या कहीं बैठा था, मुझे याद नहीं कहाँ था, खैर 1-2 दिन पहले की बात है, तो उधर लोग 5-10 लोग बैठे थे, वो कहते भाई आर्मी चीफ ने बड़ा काम किया है, डॉलर निचले है, अवाम की पॉलिसीज को सही कर रहा है, अवाम के लिए मैं कहता हूँ तुम पाकिस्तानी ऐसे दायरे में यही सर्कल में रह कर घुट घुट कर मर जाओगे, और वो आपकी बैंड बजा बजा कर मर जाएंगे। आगे फिर कोई नया आएगा वो बजाएगा। आप वाकई में इस जिल्लत के काबिल है, आपको हकीकत का पता ही नहीं है कि आप वो सिर्फ इमेज अच्छा करना चाहते हैं। उनको पता है कि हमारी जो है इमेज खराब हो चुका है। और आर्मी चीफ का क्या काम है कि वो बयान दे इकोनॉमिक्स पर, उसका लेन देन उसका लेन देन क्या है? आज एक मैंने वीडियो देखी जिसमें एक औरत बोल रही है, वो कह रही कि जो कंप्यूटर पे बैठ के फौज पे जुबानी या ऐसी बातें करते हैं ना, अब उनके खिलाफ भी एक्शन होगा। तो वो काफ़ी भड़क उठी कि वो कह रही थी कि यार यहाँ पे आपको एक्शन लेना चाहिए, वहाँ पे आप लेते नहीं हैं, बिला वजह किसी के पीछे लग जाते हैं। एक बात मुजम्मल की बड़ी अच्छी लगी, उन्होंने कहा कि आपको अगर वाकई में जिहाद करना है या कोई इस तरह का काम करना है तो भाई आपको अपने पाकिस्तान में करना चाहिए। और ये बात भी उनकी सच है। पाकिस्तान में क्या फ़लस्तीन वाले हालात हैं कि नहीं है? और एक बात उन्होंने ये भी किया है कि उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को पहले अपने मसले सुलझाने चाहिए, फिर किसी दूसरे के फड्डे में टांग लगानी चाहिए। गलत है, ये ठीक भी है और गलत भी है। गलत इसलिए आज से कि पाकिस्तान से ठीक है, शुरू से मैनेज हो रहा है, लेकिन वो हमारे वो कहते हैं कि वो एक कौम, वो उस कौम से हमारा क्या लेन देन है, वो एक मुस्लिम कौम है, उसने बहुत गलत बात की है। मैं तो ये बात मुझे भी उसकी महसूस हुई है। वो हम मुस्लिम और मुसलमान का एक जिस्म के मानद होते हैं, बिल्कुल एक जिस्म की मिसाल दी है। माने तो तब है जब आप वहाँ पे जाके सपोर्ट करेंगे उसको, आर्मी भेजेंगे। यार इस्लाम आप बात समझे नहीं। ऑफिशियली तो कोई भी मुल्क बयान दे देता किसी के यार बारे में, बयान हम उसके साथ आप करेंगे। समझे नहीं। आरजू काज़मी ने भी ये कहा था यार, उसने भी ये कहा था कि इसकी पाकिस्तान मिसाल ने दूं। बयान दिया है कि हम फलस्तीन के साथ खड़े हैं, लेकिन वो कह रही है कि आप पहले अपने साथ तो खड़ा हो लें। हाँ सही भी हो रहा। इसकी मिसाल दूँ, गज़वा बदर, हमारे सामने 1000 लोग थे, सहाबा कराम 313 थे, तो उन्होंने ये नहीं देखा हमारे पास हथियार हैं कि नहीं भाई है। उनका ईमान था उस वक्त। तो बात तो यही मैं समझा रहा हूँ। मतलब जब आपके सामने जितनी मर्जी ताकत आ जाए, जब लड़ना है तो बस लड़ना है, बात खत्म। लड़ना है। जब वाजिब हो गया, वाजिब करो, अदा करो, बात खत्म। इसमें दूसरी दो, हाँ एक और बात बड़ी मज़ेदार याद मेरे दिल में, अब जो इस पर उंगली उठाएंगे ना उनको साथ में ये दे, भाई हम गुलाम हैं, हमारा मज़हब, हम अपने मज़हब के अंदर दायरे में हैं, हम लिमिटेशंस में हैं, और इस लिमिटेशंस का हमें फ़ख्र है। बिल्कुल अगर लेकिन यार- ये क्लियर है, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, हर इदारे के रूल्स हैं, हर मजहब के रूल्स हैं। अब एक वीडियो में कह दिया, आलोक सर की जाकर देखो वीडियो, जिसमें मैच वाली वीडियो थी, हमने वीडियो पहले की है, उसमें वो कह रहे थे राम ने जो लिखा वो हुआ। इसका मतलब वो मानते हैं कि जो उधर लिखा जा चुका वो हुआ। थूक कर चाटने वाली वीडियो। हाँ, थूक कर चाटने वीडियो में शायद बोला था, 2-3 मरतबा बोला है, 1 मरतबा नहीं, 2 मरतबा नहीं, 3 मरतबा बोला है कि जो राम की तरफ से लिखा हुआ था वो हुआ। अब अगर हम ये कह दें कि जो अल्लाह की तरफ से लिखा है वो हुआ, तो इस पर सारे कहते हैं या गलत बोलते हो आप, ये उस पर ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। हमने तो लोग सब ट्रोल नहीं किया, क्योंकि उनका मजहब, उनका अपना अकीदा, हमारा अपना अकीदा, और हमारी दायरा है, लिमिटेशंस हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, और इन रूल्स और रेगुलेशन पर उंगली उठाता है तो वो समझो वो अपने मजहब पर उंगली उठाता है, हम पर कुछ नहीं जाता उसका, क्योंकि उसके भी मजहब के रूल्स रेगुलेशंस हो गए। मैं मानता ही नहीं हूँ वो मजहब ही नहीं जिसके रूल्स रेगुलेशंस ना हो। ये तो भाई कंफर्म बात है कि किसी भी मजहब पे तनकीद नहीं करनी बात चाहिए। खत्म। आप किसी के मजहब पे तनकीद करेंगे तो वो उल्टा आपके मजहब पे खैर तनकीद बड़ी करेगा। मजेदार थी, बड़ी लेकिन लेंथी एक, वीडियो थी। एंड पे ये बात कहना चाहूँगा रुखसार भाई कि जो ये हमारे इस्लामी ममालिक के जो बड़े
सरबराह बने फिरते हैं। डरते हैं। नहीं, हमारे जो साबका मेरे ख्याल में रईल से हाँ रही यार डर है। OIC जो 57 मुमालिक की बनी हुई है तंजीम, वो काम तुम्हें- है, वो क्या शुरलियां पटाखे चलाने के लिए या कोई यार एक जुमले में बात कर रही, एक लफ्ज में बात कर रही, डरते हैं। अब इसमें डर हजारों किस्म के हैं। पहला डर डॉलर बंद हो जाएगा, दूसरा डर उनके जो बच्चों की उधर एजुकेशन चल रही USA में वो बंद हो जाए, तीसरा डर उनके अकाउंट सीज हो जाएंगे, चौथा डर यार मैं तुम्हें डर की ना रहा हूं। तंजीम की बात कर रहा हूँ, उसका वो किस मकसद यार के लिए बनी पूरी है? की पूरी तंजीम के सरबराह जो है, जितने मेंबर है सारे डरते हैं। बात खत्म। सऊदिया की है, सऊदिया भी आपके क्या यार सऊदिया की नहीं है, वो 57 कंट्रीज में है, उनकी है। आप लंबी खींचे, बात है डर, वो किसी किस्म का भी हो सकता है। डॉलर बंद होने का डर, बच्चे उधर से निकलने का डर, अकाउंट सीज होने का डर, उधर की जायदादें बंद खत्म होने का डर। और भाई वो इनके ले पालक कुत्ते हैं। बात खत्म। मिलता है नई वीडियो बना, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।